नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सुखवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुखवीर पीसीएम स्टडी पॉइंट में। और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की केमिस्ट्री। इसमें हम पढ़ेंगे आज आधुनिक एवं संशोधित आवर्त सारणी। इससे पहले हम अपने सभी टॉपिक अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, इनको प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कक्षा 11 की केमिस्ट्री, आधुनिक एवं संशोधित आवर्त सारणी। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के बारे में, हम बहुत अच्छे से बता चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे आधुनिक एवं संशोधित आवर्त सारणी। तो इसमें क्या है कि सन 1913 में मोजले ने मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी का अध्ययन करने के पश्चात इन्होंने उसमें कुछ संशोधन किया, जिसके आधार पर इन्होंने एक आवर्त सारणी दी जिसे हम कहते हैं मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी या संशोधित आवर्त सारणी। ये आवर्त सारणी मेंडलीव की ही बोली जाती है, मोजले की आवर्त सारणी नहीं बोली जाती। केवल मोजले ने इनकी आवर्त सारणी में क्या किया था, संशोधन किया था। ठीक है, तो इसको मेंडलीव की ही आधुनिक आवर्त सारणी बोलेंगे, मोजले की आवर्त सारणी नहीं करें बोलेंगे। मोजले ने केवल इनकी आवर्त सारणी क्या किया था, संशोधन किया था। तो क्या है देखो, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में संशोधन करके सन 1913 ईस्वी में मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी दी, जिसे हम क्या कहते हैं, मेंडलीव की संशोधित या आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मेंडलीव की, जिसे हम मेंडलीव की संशोधित या आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। इस आवर्त सारणी का मुख्य लक्षण क्या है, परमाणु क्रमांक है। यानी कि संशोधित या आधुनिक आवर्त सारणी है तो इसका मुख्य लक्षण क्या है, परमाणु क्रमांक है, ना कि परमाणु भार। मेंडलीव ने अपनी मूल आवर्त सारणी में मुख्य लक्षण क्या माना था, परमाणु भार माना था। और इन्होंने संशोधित आवर्त सारणी में मोजले ने क्या माना, मुख्य लक्षण परमाणु क्रमांक। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखा गया। तत्वों को किस क्रम में रखा गया, परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में 10 क्षैतिज पंक्तियां, जिन्हें हम क्या कहते हैं, श्रेणियां कहते हैं। इन 10 श्रेणियों को, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये बेटा, इन 10 श्रेणियों को 7 मुख्य क्षैतिज पंक्तियों में बांटा गया। कितने में बांटा गया है, 7 मुख्य क्षैतिज पंक्तियों में रखा गया है। इन 7 मुख्य क्षैतिज पंक्तियों को हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है, 7 है। ठीक है, अब इस आवर्त सारणी में वर्गों में रखे गए तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर इस आवर्त सारणी में वर्गों में रखे गए तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर दो उपवर्गों में बांटा गया है। दो उपवर्ग कौन से, उपवर्ग ए और बी। यानी कि जैसे हम किसी क्लास का डिवाइड करते हैं तो सेक्शन ए सेक्शन बी बना देते हैं, ऐसे ही इन्होंने क्या किया, एक वर्ग को इन्होंने 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया, इसे सेक्शन ए और सेक्शन बी। यहां पर इन्होंने कहा है उपवर्ग ए और उपवर्ग बी में बांटा गया। इस आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के लिए एक अलग से वर्ग बनाया गया। मेंडलीव ने अपनी मूल आवर्त सारणी में क्या किया था, अक्रिय गैसों को स्थान नहीं दिया था, लेकिन इन्होंने इस आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के लिए एक अलग से वर्ग बनाया, जिसे हम क्या कहते हैं, शून्य वर्ग कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, शून्य वर्ग। अब आधुनिक आवर्त नियम के बारे में पढ़ेंगे। हमारा आधुनिक आवर्त नियम क्या कह रहा है, मोजले ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि तत्वों का मौलिक गुण परमाणु क्रमांक है, न कि परमाणु भार। तो मोजले ने तत्वों का मौलिक गुण क्या माना है बेटे, परमाणु क्रमांक माना है। इन्होंने तत्वों का मौलिक गुण परमाणु भार नहीं माना, जबकि मेंडलीव ने अपनी मूल आवर्त सारणी में तत्वों का मौलिक गुण क्या माना था, परमाणु भार माना था। और इन्होंने उसमें संशोधन करके
अपन मतलब करना चाहिए आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का मौलिक गुण क्या माना, परमाणु क्रमांक माना। तो इन्होंने जो आवर्त सारणी बनाई है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई है। तत्वों को परमाणु क्रमांकों के उनके बढ़ते हुए क्रम में रखा, जिसके आधार पर इन्होंने एक आधुनिक सारणी का निर्माण किया। तो इस आधार पर मोजले ने मेंडलीफ के आवर्त नियम में संशोधन करके, मेंडलीफ के आवर्त नियम में संशोधन करके आधुनिक आवर्त नियम दिया। क्या दिया? अपना एक आधुनिक आवर्त नियम दिया। इस नियम के अनुसार क्या कह रहा है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु क्रमांकों के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। जो कि मेंडलीफ ने अपनी मूल आवर्त सारणी में क्या कहा था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के क्या होते हैं, आवर्ती फलन। तो उन्होंने जो अपना नियम दिया था परमाणु भार के आधार पर दिया था। और मोजले ने जो आधुनिक आवर्त सारणी में जो आधुनिक आवर्त नियम दिया है वो किस आधार पर दिया है, परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन, यानी कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु क्रमांकों के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। ये है हमारा आधुनिक आवर्त नियम, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी का आधुनिक आवर्त नियम है। तो इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर हम बढ़ते हैं अब आगे। अब हम पढ़ते हैं आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं। आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं क्या है? विशेषताएं कह सकते हो या इनके मुख्य लक्षण कह सकते हो या इनके गुण कह सकते हो। ठीक है, तो क्या विशेषताएं हैं कि इस पहली विशेषता क्या है, इस आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखा गया है। किस क्रम में रखा गया है? बढ़ते क्रम में रखा गया है। इस आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में रखा गया है? उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। दूसरी विशेषता क्या है? इस आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। आवर्त कैसे होते हैं? जो क्षैतिज पंक्तियां होती हैं इन्हें हम कहते हैं आवर्त। क्षैतिज पंक्तियां इस तरीके से, मतलब क्षैतिज पंक्तियां होंगी, उन्हें हम क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। ठीक है। तीसरी विशेषता क्या है कि इस आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या कितनी है? 9 है। कुल कितने वर्ग हैं? 9। जबकि मूल आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी थी? 8 थी, जिन्हें हम रोमन अंकों में लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है? वर्गों की संख्या कितनी है? 9 है। वर्ग कह सकते हैं या समूह भी हम कह सकते हैं। फर्स्ट, ये रोमन में लिखेंगे वर्ग, वर्ग लिखे जाएंगे रोमन में, फर्स्ट से 7th तक, यानी कि वर्ग 1 से वर्ग 7 तक के वर्गों को 2 उपवर्गों में बांटा गया है। यानी कि फर्स्ट से 7 तक के वर्गों को 2 उपवर्गों में बांटा गया है, जिन्हें ए और बी में बांटा गया है। ठीक है। 9वें वर्ग में अक्रिय गैसों को रखा गया है। जो 9वां वर्ग है हमारा, उनको हमने किस में रखा? उनको उसमें क्या रखा है? अक्रिय गैसों को रखा है, जिसे हम शून्य वर्ग भी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? शून्य वर्ग कहते हैं। चौथी विशेषता क्या है कि इस आवर्त सारणी में आवर्त 4, 5 व 6, यानी कि चौथा आवर्त, 5वां आवर्त और 6ठा आवर्त में 2-2 श्रेणियां हैं। 4, 5 व 6 में 2-2 श्रेणियां हैं, जिन्हें सम एवं विषम श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? सम श्रेणी और विषम श्रेणी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसका रीजन जानो। सम श्रेणी में तत्वों की कुल संख्या कितनी है? सम, यानी कि सम श्रेणी में तत्वों की कुल संख्या क्या है? सम है, यानी कि इसमें जो तत्व उपस्थित हैं वो सम संख्या में उपस्थित हैं। जबकि विषम श्रेणी में तत्वों की कुल संख्या क्या है? विषम है। इस श्रेणी में जो तत्व उपस्थित हैं, तत्वों की कुल संख्या है, वो एक विषम संख्या के रूप में है। ठीक है। शून्य वर्ग को छोड़कर इन्होंने शून्य वर्ग के तत्वों को शामिल नहीं किया। फिर आप शून्य वर्ग के तत्वों को भी शामिल कर दो। पांचवी विशेषता क्या कह रहा है हमारी? पांचवी विशेषता क्या है कि इस सारणी में सातों आवर्तों में तत्वों की संख्या क्रमशः कितनी है? 2। पहले आवर्त में तत्व कितने हैं? 2। दूसरे में 8, 8, फिर 18, 18, 32 होती है, जिसे हम एक मैजिक नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैजिक नंबर। इस मैजिक नंबर की सहायता से ही हम किसी भी वर्ग के नीचे वाले किसी भी वर्ग में उपस्थित उससे नीचे वाले तत्वों के परमाणु क्रमांक को हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो 2, 8,
18, 18, 32, इसे हम मैजिक नंबर के नाम से जानते हैं। इस सारणी में पहले आवर्त को अति लघु आवर्त, तो पहले आवर्त में कितने तत्व हैं? 2 तत्व हैं, इसीलिए इसको कहा गया अति लघु आवर्त। दूसरे व तीसरे आवर्त में कितने कितने तत्व हैं? 8, 8। ये तत्वों की संख्या के आधार पर ही मैजिक नंबर बनाया गया है। दूसरे व तीसरे आवर्त को कहते हैं लघु आवर्त, यानी कि इसमें तत्वों की संख्या है 8 और 8। चौथे व पांचवें आवर्त को दीर्घ आवर्त कहते हैं, तो इसमें तत्वों की संख्या कितनी? 18, 18, 18, 18। छठे व सातवें आवर्त को अति दीर्घ आवर्त या वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं? अति दीर्घ आवर्त। इसमें तत्वों की संख्या कितनी है? 32, किसमें? छठे आवर्त में। जबकि सातवां आवर्त हमारा कैसा है? अपूर्ण है। सातवां आवर्त हमारा कैसा है? इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? सातवां नंबर क्या है? 7th वर्ग में, यानी कि 8वें वर्ग को 3 ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विभाजित किया गया है। जो 8वां वर्ग है उसमें तत्वों को हमने 3 ऊर्ध्वाधर स्तंभों में क्या किया है? विभाजित किया है। अब 8वीं विशेषता हम जानेंगे। अगली विशेषता हमारी क्या है? क्या है? तीसरे वर्ग के छठे व सातवें आवर्त से, तीसरे वर्ग के यानी कि तीसरे वर्ग से हमने छठे व सातवें आवर्त से 14 तत्वों को उठाया है। 14 तत्वों को उठाकर आवर्त सारणी के नीचे, यानी कि आवर्त सारणी से अलग इन्हें 2 श्रेणियों में रखा गया है। यानी कि आवर्त सारणी के नीचे इनकी 2 श्रेणियां बनाई गई हैं, जिन्हें हम क्रमशः लेंथेनाइट व एक्टिनाइट श्रेणी कहते हैं। जिन्हें हम 2 श्रेणियों के नाम से जानते हैं, एक है लेंथेनाइट श्रेणी, एक है एक्टिनाइट श्रेणी के नाम से जानते हैं। इन श्रेणी के तत्वों को क्या कहते हैं? हम दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। ये तत्व हमारे मतलब मृदा में बहुत रेयर केस में मिलते हैं। इन तत्वों को हम क्या कहते हैं? दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। तो ये हैं हमारी 8 विशेषताएं। आधुनिक आवर्त सारणी की 8 विशेषताएं हैं। इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे नए टॉपिक की। अब हम पढ़ते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के दोष। आधुनिक आवर्त सारणी के दोष क्या हैं? आधुनिक आवर्त सारणी ने मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के, आधुनिक आवर्त सारणी ने मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के अधिकांश दोष समाप्त कर दिए। यानी कि जो आधुनिक आवर्त सारणी मोजले ने संशोधित करके दी है, तो इन्होंने क्या किया? मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के अधिकांश दोषों को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। परंतु इनमें यानी कि इसमें कुछ दोष अब भी उपस्थित हैं। इन दोषों का वर्णन निम्न प्रकार किया गया। पहला दोष क्या है? नंबर 1 है हाइड्रोजन का स्थान। तो ये सबसे विवादित एलिमेंट है, जिसका आवर्त सारणी में कोई निश्चित स्थान नहीं है। क्या है कि हाइड्रोजन पहले वर्ग या समूह की क्षार धातुओं के साथ रखा गया है। हाइड्रोजन को पहले वर्ग में क्षार धातु हैं उनके साथ रखा गया है, परंतु क्षार धातुओं के साथ साथ 7वें वर्ग के हैलोजन तत्वों के साथ भी रखा गया है, क्योंकि ये क्षार धातुओं के समान भी समानता दर्शाता है और 7वें वर्ग में जो हैलोजन तत्व हैं उनके गुणों में भी समानता दर्शाता है। तो इसीलिए हाइड्रोजन क्या है? यहाँ पे द्वितीय प्रकृति दर्शाता है, यानी कि हैलोजन तत्वों के समान भी ये व्यवहार करता है और क्षार धातुओं के समान भी ये व्यवहार करता है। इसीलिए हाइड्रोजन को हम आवारा तत्व के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन भी आता है कि आवारा तत्व के नाम से किस तत्व को जाना जाता है? तो आवारा तत्व के नाम से किसको जाना जाता है? हाइड्रोजन को। परंतु हाइड्रोजन को केवल पहले वर्ग में ही रखा गया है, तो ये इनका सबसे बड़ा दोष था। दूसरा क्या है? असमान गुणों वाले तत्वों को एक ही समूह में रखना, यानी कि जो अलग अलग गुणों वाले तत्व थे इनको इन्होंने क्या किया था? मोजले ने
एक ही समूह में रखा था। तो क्या क्या कहा था इन्होंने, देखो वर्ग एक को दो उपवर्गों में फर्स्ट ए व फर्स्ट बी में बांटा गया है। यानी कि जो फर्स्ट वर्ग है, यानी कि 1 से लेकर 7 तक के वर्गों को इन्होंने क्या किया, दो दो उपवर्गों में बांटा। यहाँ पे हम वर्ग एक लेके चल रहे हैं। वर्ग एक को दो उपवर्गों फर्स्ट ए व फर्स्ट बी में बांटा गया है। फर्स्ट ए में अधिक क्रियाशील तत्व हैं। जो फर्स्ट ए हमारा उपवर्ग है, इसमें क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व हैं, जबकि फर्स्ट बी में क्या है, कम क्रियाशील तत्व हैं। परंतु फिर भी इन तत्वों को एक साथ फर्स्ट वर्ग में रखा गया है। इसके बावजूद भी इन तत्वों को, मतलब कम क्रियाशील तत्व और अधिक क्रियाशील तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया है। ये इनका सबसे बड़ा दोष है। अगला क्या है हमारा तीसरा दोष, समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग समूहों में रखना। यानी कि जिन तत्वों के गुण समान थे, उन तत्वों को भी इन्होंने क्या किया था, अलग अलग वर्गों में रख दिया। जैसे हम देखते हैं कॉपर और मरकरी। कॉपर और मरकरी के गुण समान हैं। गुण समान होने के बावजूद भी इनको क्या किया, अलग अलग वर्ग में रख दिया। अलग अलग वर्गों में इनको क्या किया, रख दिया, जबकि इनको एक ही वर्ग में रखना चाहिए था। लेकिन फिर भी इन तत्वों को क्या कर दिया, अलग अलग वर्गों में रख दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चा, कि धातुओं व अधातुओं की स्थिति। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं व अधातुओं की स्थिति क्या है, कि आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं और अधातुओं को अलग अलग निश्चित स्थान नहीं दिया गया। तो आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं और धातुओं के लिए अलग अलग कोई एक निश्चित स्थान नहीं दिया गया। देखो अगला दोष क्या है, लैंथेनाइड व एक्टिनाइड तत्वों का स्थान। लैंथेनाइड या दुर्लभ मृदा तत्वों का स्थान ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो लैंथेनाइड व एक्टिनाइड तत्वों का स्थान क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में दुर्लभ मृदा तत्व। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। दुर्लभ मृदा तत्वों अर्थात लैंथेनाइड व एक्टिनाइड तत्वों को कोई स्थान ना देकर, यानी कि आवर्त सारणी में इन्होंने लैंथेनाइड व एक्टिनाइड तत्वों को कोई भी स्थान नहीं दिया, ना देकर इन्हें आवर्त सारणी के नीचे दो दो श्रेणियों में रखा गया, जिन्हें हम लैंथेनाइड व एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। इन तत्वों को समझने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जैसे आपने सूर्यवंशम फिल्म देखी होगी। सूर्यवंशम फिल्म में जो हीरा का किरदार होता है, तो उसमें हीरा जो ठाकुर भानु प्रताप होता है, उसका सदस्य तो है हीरा, यानी ठाकुर भानु प्रताप का सदस्य का बेटा तो है, लेकिन उसको वो मतलब कहना चाहिए किसी भी कार्यक्रम में उससे पूछताछ नहीं करते थे, कोई भी कार्यक्रम में उसकी भागीदारी नहीं होती थी। ऐसे ही यहाँ पे लैंथेनाइड व एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व आवर्त सारणी के तत्व तो हैं आधुनिक आवर्त सारणी के, लेकिन इनको अलग दो श्रेणियों में रखा गया। जैसे हीरा को भी मतलब परिवार का सदस्य तो था, लेकिन वो उसको परिवार का सदस्य नहीं मानते थे। फिर उसने आगे चल के अपनी एक अलग पहचान बनाई, तो इसको आप पिक्चर में आसानी से देख सकते हैं। तो ऐसे ही लैंथेनाइड व एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व भी हैं। तो इनको आधुनिक आवर्त सारणी के तो तत्व हैं, लेकिन इनको आधुनिक आवर्त सारणी में क्या स्थान नहीं दिया गया, और इनको आवर्त सारणी के नीचे दो दो श्रेणियों में रखा गया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले दोष की तरफ। अब पढ़ेंगे हम छठा दोष। इसका क्या है, आठवें वर्ग को 3 भागों में बांटना। कि इस आवर्त सारणी में जो 8वां वर्ग है, इसको 3 ऊर्ध्वाधर भाग मतलब करना चाहिए, ऊर्ध्वाधर स्तंभों में। ऊर्ध्वाधर स्तंभों, थोड़ा यहाँ पे चमक पड़ रही है तो यहाँ पे लिखना सही नहीं है, स्तंभों में बांटा गया है, जिसका इन्होंने कोई भी कारण स्पष्ट नहीं किया है। तो इन्होंने क्या किया है कि इस आवर्त सारणी में 8वें वर्ग में 3 ऊर्ध्वाधर स्तंभों में बांटा गया, जिसका कोई भी कारण स्पष्ट नहीं है। अगला क्या है 7वां, कि दीर्घ आवर्तों में सम तथा विषम श्रेणियों का होना। तो दीर्घ आवर्तों में, तो दीर्घ आवर्त 7वां जो आवर्त है वो तो हमारा इनकम्प्लीट है। तो दीर्घ आवर्तों में क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त अर्थात छठे आवर्त में 2 श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां हैं, 2 श्रेणियां हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सम और विषम श्रेणियां। इन्हें क्या कहते हैं, सम और
विषम श्रेणियां कहते हैं। इन दो श्रेणियों का कारण भी स्पष्ट नहीं है। इन दो श्रेणी जो दो श्रेणियां हैं हमारी, इनका कोई भी कारण स्पष्ट नहीं है। आठवां क्या है दोष, कि तत्वों का एक ही संयोजकता दर्शाना। तत्वों का एक ही संयोजकता दर्शाना। तो आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्व एक प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार जो तत्व हैं वो हमारी एक प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, यानी कि एक तत्व केवल एक ही संयोजकता प्रदर्शित करेगा, वो एक से अधिक संयोजकताएं प्रदर्शित नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या है, जैसे वर्ग फर्स्ट व सेकंड के तत्वों की संयोजकता क्रमशः 1 व 2 होती है, यानी कि फर्स्ट वर्ग के तत्व हैं वो संयोजकता 1 दर्शाते हैं और सेकंड वर्ग के तत्व हैं वो संयोजकता 2 दर्शाते हैं। परंतु प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो परिवर्ती संयोजकता मीन्स ऐसे तत्व जो एक से अधिक संयोजकताएं दर्शाते हैं, उनके संयोजकताएं क्या होने की, एक से अधिक होनी चाहिए। परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, जैसे कॉपर पहले वर्ग का तत्व है। कॉपर किस वर्ग का तत्व है, पहले वर्ग का है, परंतु यह 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। कौन सी, कॉपर की संयोजकता 1 भी होती है बेटे और 2 भी होती है। तो कॉपर के जो मतलब एलिमेंट है ये हमारा 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है, जो कि हमारी 1 और 2 हैं। तो ये हमारी हुई आधुनिक आवर्त सारणी के हुए हैं दोष। इसके आगे पढ़ेंगे हम दीर्घाकार आवर्त सारणी। इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए इसको आप अच्छे से पढ़ें और इसके अच्छे से नोट्स बनाएं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।